कल से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में मानसून सत्र की शुरुआत हो जा रही है। उससे पहले कह सकते हैं कि जेएमएम ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर के रिश्ते को आज मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, जिस तरह से हाल के दिनों में हुई कश्मीर के घटना पे और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आकाओं के घर में घुस करके उसे दागने का काम किया, कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने विजय उत्सव जैसे नारों का संबोधन किया था, तो जेएमएम को लगने लगा था कि अब देश में कुछ नया होने वाला है। लेकिन जेएमएम नेता ने वो फिर से मोदी को अपने निशाने पर लिया। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और तभी मालूम चला कि जब सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी फिर विदेश के दौरा पे जाएंगे 23 तारीख से। लोकसभा में बात नहीं करेंगे, बाहर टिप्पणी करेंगे विजय उत्सव, लेकिन राज्यसभा में ये बातें दब नहीं पाई। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इस बात को कहा तो जो भाजपा का चरित्र है, जो अधिनायक वाला चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से सामने आया जब राज्यसभा के सदन नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री उठकर बोलते हैं चेयर की उपेक्षा करते हुए कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और कोई बोलेगा तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये विशेषाधिकार केवल और केवल चेयर के पास, अध्यक्ष के पास सुरक्षित होता है, सभापति के पास सुरक्षित होता है। जब उस सीमा को लांघा, उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने जो कार्य मंत्रणा समिति, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, तो देश के इतिहास में पहली बार किसी भी सदन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का बहिष्कार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। न सदन का नेता गया, न संसदीय मंत्री गए। अमूमन होता है कि किसी बिंदु पर यदि विरोध है, कार्य मंत्रणा समिति ने जाकर लोग उपस्थिति दर्ज करके अपना विरोध करते विपक्ष। और कई बार देखा गया है कि यदि विपक्ष और ज्यादा नाराज होता है तो वो नहीं जाता। तब अध्यक्ष परंपरा अनुसार अकेले में विपक्ष के नेता को बुलाकर उनकी बात सुनते। लेकिन राज्यसभा में यह परंपरा भी टूट गया और शाम होते होते परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल तक के उपराष्ट्रपति रात के 9:30 बजे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले जो एक परंपरा रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता हुए, वो संसद के बाहर जो संवाददाता है, जो पूरे देश को संसद की कार्रवाई से अवगत करवाते हैं, उन तक सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, यह विजय उत्सव है। तो पूरे विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को, हम लोगों को भी ये लगा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है
कि हमारी पराक्रमी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पहलगाम हमले के बाद, उस पर चर्चा से ही सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने ये दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आती। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में और हमारे प्रधानमंत्री जिनको सबसे प्रिय मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी आगवानी में वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा करते हैं कि उसके बाद कोरोना फैलता है। आप लोगों को याद है 2020 का जवाब दे भैया। उसने वो क्यों नहीं बोला वहाँ के विपक्षी दल के नेता कि तुमने जो है बड़े बड़े ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी अध्यक्ष क्यों बना दिया? भैया एक्चुअली हमने, मेरे पासपोर्ट में आपको अमेरिका का सील नहीं मिलेगा। मैं आप अमेरिका का प्रमाण दीजिएगा और सवाल हम पूछेंगे तो फिर पासपोर्ट खोजिएगा। नहीं, पासपोर्ट इसलिए खोजेंगे कि हमको ये भी नहीं मालूम कि अमेरिका का विपक्ष का नेता कौन। हाँ, इसीलिए आपको भी यहाँ पर ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए। कौन सा? यही जो आप उठा रहे हैं कि ट्रम्प जो है ऐसा ऐसा बोल रहा है। हाँ, ये रिकॉर्ड में है। ट्रम्प तो बोलेगा ना, ट्रम्प तो बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो जो है हम जो है पूरे विश्व का नायक बने, और रसिया चाइना चाहता ही नहीं कि तुमको नायक बने। बहुत जल्दी मैं आपसे थोड़ा विदेश नीति का शिक्षा ले लूंगा। एकदम शिक्षा दीजिए। हम आपको लग रहा है मतलब वो सिर्फ किसान की बात और जवानों पे चर्चा चाह रहे थे, इसीलिए धक्का मारा गया उनको? निश्चित तौर पे अदानी को बचाने के लिए तो कोई भी धक्का खाएगा। तो फिर किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त विपक्ष सबसे ज्यादा धनकर के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उन्होंने जब अपने दायित्व का निर्वहन इसलिए नहीं किया कि उस दिन वो सदन में नहीं थे। इसका मतलब है कि रुकिए ना भाई। अरे भाई, हमको डांटिएगा तो हम चल जाते हैं, तो डरपोक आदमी ना, हम आपको बता पूरा बात को हो जाने देंगे। ये आदमी है, ऐसे भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरा दुनिया। अच्छा ठीक है, वो मैं भी बंगाली ब्राह्मण भी होता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उस दिन धनखड़ जी यदि राज्यसभा की अध्यक्षता करते, जो जिस तरह से हरिवंश जी ने हठधर्मिता करते हुए रात को बिना चर्चा के तीनों किसान बिल को पारित कर दिया था, यदि धनखड़ जी उस दिन रहते तो शायद चर्चा हो जाता। उसी समय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये भूल कर गए तो इसलिए उनको धक्का मारा गया। स्वीकार करते हैं ना कि वो सही किया। झारखंड में भी वर्ल्ड बैंक, IMF टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को क्यों पैसा देती है? क्यों मुनीर को वहां पर खाना खिलाया जाता है और आई लव पाकिस्तान बोला जाता है और हमारा देश का सरकार चुप रहता? यही तो सवाल था संसद के पास। और इस सवाल का यदि कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर यदि पैट्रोनाइज करेगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही एकमात्र वो चेयर है जो विपक्ष का पैट्रॉन होता है, उसका संरक्षक होता है, उसके संसदीय अधिकार के उपयोग को वो सुनिश्चित करता है। आप उन्हीं को हटा दिए। ये साधारण बात नहीं है। भारत के लोकतंत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं तो वो राष्ट्रपति बने।
ऐसा दो बार हुआ और एक बार तो उनकी मृत्यु हुई जब तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। अभी तो 2 साल लंबा बाकी था, क्योंकि अब कोई भी यदि उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसका कार्यकाल मात्र 2 साल का होगा। देश का दूसरा नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक देश का उपराष्ट्रपति, क्या उसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा? राज्यसभा का सभापति का पद आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो शून्य था। मेरा सीधा सवाल, धनकर को धक्का क्यों मारा भाजपा? चौहत्तर साल के उम्र में जिस व्यक्ति सरकार के लिए केवल जिया, अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड बनाया विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने का, जिसके खिलाफ विपक्ष ने महायूवियत की नोटिस किया, उसको भाजपा ने धक्का क्यों मारा? भाजपा ने धक्का इसलिए मारा क्योंकि वो एक सच्चा जाट का बेटा था, जो किसानों के पक्ष में बोलता था। वो चाहता था कि क्योंकि जाट समुदाय से लोग सेना में जाते हैं तो सेना के पराक्रम की चर्चा पहली होनी चाहिए, ना कि अडानी की चर्चा पहले होनी चाहिए। लोग बिहार में आज के दिन में आंदोलनरत, उसी तरह हम भी यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक भी नागरिक का नागरिकता नहीं छिनेगा। हर झारखंडी झारखंड के लिए, देश के लिए वोट करेगा। ये मताधिकार को छीनने का अधिकार हम हरगिज इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे। हम लोग बता देंगे। अच्छा दादा, बीजेपी ने एक और आज घोटाला का जिक्र किया है और उस घोटाले को नाम दिया है नाम परिवर्तन का घोटाला। अब से कुछ दिन पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार में नाम बदलने का रजिस्टर जो है वो गायब है, 25 साल का रिकॉर्ड रजिस्टर में था वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में नाम छुपाने की कोशिश हो रही है, क्या कहिए? देखिए, हमको इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जीते जीते केवल 2 लोगों ने अपना स्मारक बनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और आज के दिन में प्रधानमंत्री, उन्होंने गुजरात में एक मोटेरा बोल के जगह, वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम, उसको स्मारक के तौर पे घोषित किया और उसका उद्घाटन भी किया था। उसके पहले गौतम बुद्ध नगर में कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये नाम बदलने वाला तो भाजपा बेहतर जानती, हमको नहीं मालूम। तो झलझलाहट आप में है, 140 करोड़ लोगों पे क्यों उतार रहे? आप असफल हो, अपनी असफलता को मान लो। पहलगाम के 4 आतंकवादी नहीं पकड़े गए, मारे नहीं गए। संसद सत्र के 3 दिन पहले वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि जिम्मेवारी मेरी थी। तो जिम्मेवारी यदि आपकी थी तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? धनखड़ जी से इस्तीफा क्यों दिलवा दिया?
मतलब दोषी को ताज, और जो विपक्ष को केवल संरक्षण प्रदान किया उसको गेट आउट। ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। मेरा वही सवाल, धनकर को धक्का क्यों मारा, भाजपा बताओ। धन्यवाद।